नमस्कार। आज हम लोग इमाइल दुर्खिम के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इमाइल दुर्खिम देखें, इसके पहले हम कूले का सुदर्पण सिद्धांत, मीट का मैं और मुझे का सिद्धांत, ये सामाजिकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आप अपने समाज में अपने को कैसे अपना विकास करेंगे, यानी सामाजिकरण आपका कैसे होगा। सामाजिकरण मतलब कि समाज में ही रह करके आप अपने को कैसे जो है एडजस्ट करेंगे, आपका विकास कैसे होगा, यानी समाज में आपको मान्यता कैसे मिलेगी। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांत को हम लोग जानते हैं। तो अब देखेंगे कि इमाइल दुर्खिम का सामूहिक प्रतिनिधित्व का भी सिद्धांत कभी कभी आता है। और इस सिद्धांत को समझने के लिए चार मुख्य रूप से, पहला आपका श्रम विभाजन का सिद्धांत, उसके बाद है सामाजिक तत्वों की अवधारणा है, आत्महत्या का सिद्धांत, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है। ये चार टॉपिक जब हम जान जाएंगे, और इनकी चार बुक्स भी इन्होंने प्रकाशित किया था। पहले थी 1893 में डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ सोसाइटी, जो श्रम विभाजन का सिद्धांत, यानी लेबर ऑफ सोसाइटी, श्रम विभाजन, लेबर से ही श्रम विभाजन समझ जाएंगे। 1895 में सामाजिक तत्वों, द रूट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, यानी सामाजिक तत्व, सोशियोलॉजिकल मेथड से आप नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। 1895 आत्महत्या, द सोसाइटी या ली सोसाइटी के नाम से एक बुक आई थी 1897 में। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप 1912 में द एलिमेंट्री फोरम ऑफ रिलीजन, ये इनकी पुस्तक थी। कभी कभी आता है कि यह पुस्तक किसकी थी, तो ये इमाइल दुर्खिम की थी। और इसको आप जान जाएंगे। कुछ पुस्तक और थी, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ फिलासफी, मोरल एजुकेशन, तो कुछ पुस्तकों को और है। अब हमें इन चारों टॉपिक्स को, चारों तथ्यों को हम लोग कैसे समझते हैं, और उसी से हमारा जो है इमाइल दुर्खिम का सामाजिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत या सामाजिकरण का सिद्धांत हम स्पष्ट हो जाएगा कि भाई समाज में सामाजिकरण करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या क्या होना जरूरी है। तो उन्होंने बताया कि श्रम विभाजन होना बहुत जरूरी है। श्रम का विभाजन मतलब कि आप देखेंगे पहले की जो वर्ण व्यवस्थाएँ थी या पहले की जो पूर्व व्यवस्थाएं थी, उसमें भी जो है जो लोग एक तरीके से बांट दिया जाता था कि तुम्हें सेवा करने का अधिकार है, तुम्हें पढ़ने का अधिकार है, तुम्हें लड़ने का अधिकार है, तुम्हें बिजनेस करने का अधिकार है। तो उस तरीके से जो है वहाँ श्रम विभाजन कर दिया जाता था। और श्रम जो जो अलग अलग लोग श्रम करते थे, आज भी आप देख लें जातिगत जो प्रणालियाँ बन गई हैं, तो उस तरीके से कुछ लोगों का अपना जातिगत पेशा है कि ये अपना ये कार्य करेंगे, वो अपना वो कार्य करेंगे, ना वो अपना कार्य करेगा, लोहार अपना कार्य करेगा। और हालांकि अब तो सबको संवैधानिक रूप से पढ़ने का अधिकार है, लेकिन पहले की वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं था। तो ये पहले जो था उसको इन्होंने कहा कि जो श्रम विभाजन का सिद्धांत एक तरीके से यांत्रिकवाद का सिद्धांत है, प्रकार्यवाद है, जो पहले से चली आ रही परंपरा, यानी उसको उसी को पालन करना है। एक तरीके से दमनकारी ये व्यवस्था थी, एक तरीके से उसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता। जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है। जैसे अब ब्राह्मण का बेटा तो केवल पढ़ेगा ही, उसको कुछ करने का अधिकार नहीं भी पढ़ हुआ तो भी उसको शिक्षा देने का वो है। जो अब शूद्र है तो उस पढ़ने का अधिकार उसको नहीं है। तो इस तरीके से ये श्रम विभाजन का जो सिद्धांत था बहुत पहले था। हालांकि अभी ये व्यवस्था नहीं है। अब सबको, सभी लोग इंसान है, सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार है, सारी चीज़ें हैं। ये तो खैर अपनी इंडिया में थी जो श्रम विभाजन के सिद्धांत, लेकिन हर जगह इस तरीके का था कि भाई जो लोग सबल होते हैं वही लोग उस कार्य को करते हैं, जो निर्बल होते हैं, निर्बोध होते हैं, वो लोग उस कार्य को करने में कतराते भी हैं और उसको कार्य करने के लिए योग्य भी नहीं समझा जाता। क्यों, जब नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, तो इसलिए कर भी नहीं पाएंगे। तो इसके बाद यांत्रिक एकता में जैसे आय के आधार पर विभाजन कर दिया जाता था। छोटे हैं तो आप इस कार्य को करिए, बड़े हैं तो इस कार्य को करिए, आय ज़्यादा है कम है। लिंग के आधार पर महिला पुरुष जो होते थे तो महिलाओं को ये काम करना है, पुरुषों को ये काम करना है। यानी समाज में रह करके उनका सामाजिकरण कैसे होगा, तो इस तरीके से कार्य जो है को बांट दिया जाता था यांत्रिक एकता के आधार पे। समावी एकता में क्या होता था, ये बताते थे कि जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती थी, तो जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो है श्रम विभाजन करना बहुत ही श्रम विभाजन वहाँ जरूरी हो जाएगा। जनसंख्या कम होगी तो श्रम विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई जब जनसंख्या कम है, जैसे एक ही मान लीजिए परिवार में, एक ही फैमिली में अगर 2 ही बच्चे हैं तो कोई भी काम करना है तो सभी लोग माँ बाप और दोनों बच्चे मिल के काम कर लेंगे। अगर ज़्यादा है तो भाई तुम ये काम कर लो, तुम वो काम कर लो, तो इतने लोग वहाँ चले जाओ, इतने लोग वहाँ चले जाओ। तो जब श्रम विभाजन कहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ जनसंख्याएँ ज़्यादा होती हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये सामान्य है, कुछ असामान्य है,
को अप्रतिमानित या हैं कुछ व्यवस्था मूलक है, उसके प्रकार हैं श्रम विभाजन के प्रकार। अब सामान्य रूप से जो विभाजन कर दिया जाता है किसी चीज़ में, आप देखेंगे जो बच्चे हैं विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उनको आप जैसे उनके समाजीकरण करना है एक तरीके से, तो भाई जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं तो उनको उस तरीके का उस लेवल का शिक्षा का ऊपर भी दे दिया जाता है। जब आप जो है मैथ वगैरह में अच्छे हैं तो भाई तुमको इंजीनियर बनना है, जो नहीं अच्छे हैं तो भाई तुमको आर्ट पढ़ना है, हिंदी साहित्य में जो भी जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र के लिए उनको बांट दिया जाता है। तो असामान्य रूप से कभी कभी जो विभाजन हो जाता है, असामान्य रूप से मतलब कि कोई बच्चा एकदम कमज़ोर है फिर भी माँ बाप भी चाह रहे हैं कि नहीं हमारा बच्चा भी इंजीनियर बने, हमारा बच्चा भी डॉक्टर हो, तो वहाँ उसको दबाव होता है। तो इस तरीके से अमान्य होता है। अप्रतिमानित नियम की कठोरता जहाँ लगा दी जाती है एक तरीके से, वहाँ अलगाववाद हो जाता है। तो वहाँ भी श्रम विभाजन में अलगाव, भाई तुमको करना ही करना है, वो उसके लिए नहीं है लेकिन वो कहेंगे नहीं आपको करना ही करना है, तो वहाँ भी श्रम विभाजन में अलगाववाद हो जाता है, विरोध हो जाता है। व्यवस्था मूलक जो होता है, जैसे योग्यता के आधार पर जो लोग पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए भी अगर बेरोजगारी है, कार्य नहीं मिल रहा है उनके योग्यता के हिसाब से, तो वो लोग मजदूरी करना या किसी के यहाँ बंधुआ मजदूरी करना या इस तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं। भाई जीने के लिए आदमी क्या नहीं करता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ करेगा नहीं तो फिर पता चलेगा कि क्या करेगा, कहाँ से खाएगा। तो इस तरीके से उसको व्यवस्था मूलक श्रम विभाजन कहते हैं। श्रम अच्छा कभी कभी आता है क्वेश्चन कि श्रम विभाजन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इमाइल दुर्खिम ने नहीं किया था, सबसे पहले एडम ने किया था। किसने? वेल्थ ऑफ नेशन में किया था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि समाजी श्रम विभाजन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वेल्थ ऑफ नेशन में एडम ने किया था। किसने किया था? एडम ने किया था। तो फिर कह रहे हैं दूसरा है सामाजिक तत्वों की अवधारणा। 1895 द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में ये बताते हैं कि जो हमारे समाज के व्यवहार हैं, जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे जो सोच है कैसे बनती है, सामाजिकरण से बनती है। बच्चा पैदा होता है एक जैविक प्राणी के रूप में होता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है समाज के ही द्वारा समाज के नियम, समाज की प्रतिमा, समाज के आदर, समाज के मूल्य, समाज की नैतिकता, समाज के व्यवहार को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद धीरे 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 सामाजिक तथ्यों के आधार पर ही उसका विवाद करें। ये बताते हैं इमाइल दुर्खिम जी कि समाज में यानी समाज जो है एक तरीके से उसकी यानी जो सामाजिकरण करने के समाज बहुत ही जिम्मेदार होता है, एकदम मुख्य होता है समाज। अगर समाज नहीं रहेगा तो सामाजिकरण नहीं, समाज के लोग नहीं रहेंगे तो उसका सामाजिकरण नहीं होगा। तो जैसे पशु के समान आदमी होगा फिर उसका कोई जीने का कोई मतलब नहीं होगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि जैसे इसमें क्या होती है कि भाई अब वही अस्तित्व बाह्यता, बाध्यता, समानता। बाह्यता का मतलब कि आप देखेंगे कि कभी कभी होता है कि आदमी स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का वो नहीं होता है, वो स्वतंत्र होकर के कोई कार्य करता है। और कभी बाध्यता होती है, नहीं बाध्यता का मतलब उसको ये कह दिया जाता है कि नहीं तुमको ये काम करना ही करना है। इस तरीके से तुमको सामाजिक तत्वों का नियम, जो समाज के नियम को पालन करता है कि भाई उसको करेगा, उस यानी समाज के कार्यों को करने के लिए चाहे जान चला जाए फिर वो करेगा। जैसे सती प्रथा का अंत करना या चिपको आंदोलन जो बहुगुणा जी चलाए थे, तो उस समय जब अंग्रेजों ने पेड़ों को काट रहे थे तो कुछ औरतें जाकर के चिपक गई, मतलब अपना जान तक दे दी, उसके बाद वो पेड़ों को कटवा दिए। तो उस तरीके से कि बात मतलब कि एकदम उसको वो है करना ही करना है। तो वहाँ से जो है ये है कि बात समानता, नहीं समानता को मतलब सामाजिक तत्वों की समानता, सबको समान रूप से देखा जाएगा। आत्महत्या का सिद्धांत सामाजिक घटना को मानते हैं। ये इमाइल दुर्खिम जी मानते हैं कि आत्महत्या जो होती है एक तरीके से सामाजिकरण में आज देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आत्महत्याएं कम हो रही हैं, शहरी क्षेत्रों में आत्महत्या, क्योंकि शहरी क्षेत्र के बच्चे जो है समाज से दूर हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एकदम एकांकीपन हो रहा है, किसी से मिलना जुलना नहीं, केवल किताबों को पढ़ रहे हैं बस, कहीं ना आना न जाना एक तरीके से। तो जब तक आप समाज में कोरिलेशन नहीं करेंगे, अंतःक्रिया नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर जो है वह भाव उत्पन्न नहीं होगा। जब भाव उत्पन्न नहीं होगा तो आपके अंदर तुरंत किसी चीज़ को लेकर क्रोध आएगा, तुरंत किसी चीज़ को लेकर के जैसे इंटेलिजेंस एक क्वाशियंट तो है, ये बुद्धिलब्धि है, लेकिन एक इमोशनल क्वाशियंट है। एक समझ लीजिए कि संवेगिक जो है बुद्धिलब्धि है। तो संवेगिक बुद्धिलब्धि जो इमोशनल क्वाशियंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी संवेगिक रूप से आप आजकल इंटरव्यू वगैरह में उनके संवेगों को भी देखा जा रहा है कि आदमी के अंदर क्या कौन से संवेग है या कौन सी उसकी
कार्य कुशलता है, कैसे रूप से वो आदमी तुरंत उस कार्य को कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है। तो इस तरीके से इवान दुर्कheim कहते हैं कि सामाजिक घटना जो है को वो आत्महत्या का मेन कारण मानते हैं। आत्महत्या का कारण कहते हैं कि सामाजिक घटना, यानी सामाजिकरण अगर व्यक्ति का नहीं हुआ है तो वो तुरंत आत्महत्या कर लेगा। आर्थिक कारणों वैचारिक कारण नहीं मानते हैं उसको। कहते हो जैसे, हालांकि रीजन ये भी है कि कभी कभी गरीबी में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कभी कभी मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है कि डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इवान दुर्कheim जी किसको मानते हैं आत्महत्या का कारण? सामाजिक घटना को मानते हैं। समाज के जो नियम है उसका पूरा नहीं कर पाता है, समाज में उसकी मान्यताएं नहीं है तो उसको आत्महत्या का कारण मानते हैं। अहंकारी, जो आजकल हमारे देश में हो रहा है कि बच्चे के अंदर में ईगो भरा हुआ है, एकदम अहम उसकी भावना है कि ये हम नहीं पाए तो हम अब जीना हमारा बेकार है। बच्चा फेल हो गया तो जीना बेकार है। किसी के साथ लब हो गया उसका, अगर परिवार से कहा, परिवार विरोध किया तो उसका जीना बेकार है। तो इस तरीके से कह रहा है कि एकदम अहम की भावना उसके अंदर हो जाती है, एक तरीके से अहंकारी हो जाता है। और उस तरीके से आप देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या नगरीय क्षेत्रों में आत्महत्याएँ ज़्यादा होती हैं कि शहरी क्षेत्रों में? तो नगरीय क्षेत्रों में आत्महत्याएँ ज़्यादा होती हैं। शहरी क्षेत्रों में लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आना जाना रहता है, और शहरी क्षेत्रों में लोग एक दूसरे से एकदम दूरी दूरी पे रहते हैं। बगल में ये आपका रूम है, बगल में किसी और का रूम है तो कोई मतलब नहीं रहेगा, बस लोग एकदम काम भर किसी से मिलेंगे जुलेंगे या इस तरीके से आना जाना रहता है। तो इस तरीके से अहंकारी, जैसे कि तलाकशुदा अविवाहित लोग हैं या तलाकशुदा लोग हैं, उनके अंदर जो है अहंकारी आत्महत्या होती है। पार्थवादी होती है, कोई समाज के लिए जान दे देते हैं वो, जैसे सती प्रथा वगैरह हो गई, इस तरीके से पार्थवादी आत्महत्या। आदर्शहीनता, मानक शून्य होता है, दहेज प्रथा, दैविक आपदा। जैसे कि आदर्शहीनता, जब उसके अंदर आत्महत्या होती है तो वह व्यक्ति केवल कुछ सोचता ही नहीं है, उसके सामने कुछ दिखाई ही नहीं देता, बस ये सोचता है कि अब मेरा जीना बेकार ही है, यानी जिसके लिए मैं बना हूँ वो मुझे नहीं मिला। तो उसकी तरीके से वह जो है फिर संज्ञा शून्य हो जाता है, एकदम उसके दिमाग में वो चीज़ें हो जाती। कभी कभी माँ बाप थोड़ा सा डांट दिए, बच्चा गया फैन से लटक करके सुसाइड कर लेता है। कभी कभी स्कूल में टीचर्स डांट दिए या पीट दिए तो बच्चा आकर के सुसाइड कर लेता है। कभी कभी इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं एकदम, मतलब वो अपने को सुपर समझता है, तो वहाँ पे अगर उसकी मानवाली नहीं होती है तो वो जो है वहाँ वो तुरंत आत्महत्या कर लेता। भाग्यवादीहीनता में जब उसके समाज में उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना होती, बहुत ज़्यादा निंदा होती, जैसे मान लीजिए किसी के पास बच्चे नहीं हुए, निसंतान, तो लोग बांझ वगैरह कहते हैं, या कोई बहुत पढ़ा लिखा है और फिर नौकरी नहीं पाया, एक तरीके से मान लीजिए उसको सफलता नहीं मिली, या इस तरीके से मतलब कि तो भाग्य के भरोसे मान करके या इस तरीके भगवान कोस करके जो है आत्महत्या कर लेता है, तो उसको भाग्यवादहीनता कहते हैं। अगला धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, चौथा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि धर्म को ही जो है इन्होंने कहा कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप समाज को ही मानते हैं। तो इस समाज देखेंगे कि समाज, जैसे कहते हैं ना कि आदमी जो पैदा होता है तो अपने मन से कुछ नहीं करता, जो समाज में जो चला आ रहा है उसको वो करता है, उसको देख के करता है। समाज उसको स्वीकृति देता है कि हाँ ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है, तो जिस काम की स्वीकृति उसको मिल जाती है वो काम करने लगता है, तो वो स्वयं थोड़ा करता है, यानी समाज उससे वो काम करवाता है। जैसे आप लेते हैं पूजा पाठ करना हो गया, तो अब वो देख रहा है कि माँ बाप कर रहे हैं, उसके परिवार के लोग कर रहे हैं, तो उसको करने लगता है वो, है ना। तो उसके नियम का पालन, उसके दयालुता का पालन, उस तरीके से कुछ चीज़ें जैविक होती हैं जो उसके मन में आती हैं, एक तरीके से हेरिडिटिकल होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो समाज से ही ज़्यादा सीखता है। इवान दुर्कheim जी कहते हैं कि सामाजिकरण में जो है धर्म का भी बहुत बड़ा रोल होता है, कि समाज के जो विश्वास होता है, उसके कर्मकांड होते हैं, उसकी नैतिकता होती है, उसको देख करके जो है वो सामाजिकरण का उसके अंदर विकास होता है। अच्छा, कभी कभी आता है कि पवित्र चीज़ क्या होती है, जो शुद्ध होती है, क्या वो पवित्र होती है? क्या जो ईश्वर खैर पवित्र ही हैं, लेकिन जो यहाँ पे मतलब एक तरीके से भौतिक चीज़ों में शुद्ध चीज़ किसे मानते हैं? तो भौतिक चीज़ों में शुद्ध चीज़ पवित्र किसे मानेंगे? जिसे ज़्यादा लोग फॉलो कर देंगे, जिसे ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, जिसे ज़्यादा लोग मानेंगे, जिसे ज़्यादा लोग आदर्श मानेंगे, तो उसे पवित्र चीज़ कहते हैं। जिसे नहीं मानेंगे तो उसको अपवित्र, नहीं, ज़्यादा लोग जिसे पसंद करेंगे, ज़्यादा लोग जिसे पसंद करते हैं
ज़्यादा लोग जिसे पसंद करते हैं उसे पवित्र चीज़ें हैं। जैसे आप देखेंगे किसी भी देवी देवता का हो गया, कोई वस्तु हो गई, ज़्यादा लोग उसको फॉलो करना ज़्यादा है तो उसको कहेंगे हाँ ये चीज़ अच्छी है, एकदम ठोस है, एकदम इसका कंसेप्ट क्लियर है, तो ये एक तरीके से पवित्र है, इसकी एक तरीके से अच्छी, यानी अच्छी चीज़, पवित्र चीज़ है, ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं है कि भाई तो अपवित्र उसी ठीक है उसी का उल्टा, जिसे ज़्यादा लोग नहीं मानते हैं, ज़्यादा लोग नहीं फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप देख लेंगे कि ये इमाइल दुर्कheim का सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में ये 4 मुख्य रूप से टॉपिक्स थे, जिनके आधार पे हम इमाइल दुर्कheim के सामूहिक प्रतिनिधित्व। अगर आपको लाइव पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।